कर्नाटक में शिक्षा के मंदिर में हिजाब की चर्चा। हिजाब के नाम पर हंगामा। स्कूलों में शिक्षा पर फोकस जरूरी या पहनावा। स्कूलों में पहनावे को लेकर जिद क्यों? शिक्षा के मंदिर में मजहबी अखाड़ा क्यों? हिजाब के पीछे का क्या है सियासी हिसाब? फैसला आने तक कर्नाटक के कॉलेजों में धार्मिक पोशाक नहीं। हठ धर्मिता का हिजाब। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। मामला अदालत में है, लेकिन वहाँ जितनी बहस हो रही है उससे कहीं ज़्यादा इस पर अदालत के बाहर बहस हो रही है। वैसे सवाल सिर्फ स्कूलों में या शिक्षण संस्थाओं में ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म के होने या नहीं होने का है, लेकिन ये सवाल उठाकर कि महिलाओं को अपने तरीके से जीने की आज़ादी है या नहीं, या ये कहकर कि क्या महिलाओं पर कोई ड्रेस कोड थोपा जा सकता है, या ये कहकर भी कि मुस्लिम महिलाओं को उनके धर्म के हिसाब से कपड़े ना पहनने पर मजबूर कैसे किया जा सकता है। इस बहस को बिना किसी बड़े आधार के एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में धकेला जा रहा है। संविधान के तर्कों से ही इस पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, और दिलचस्प बात यह है कि संविधान के तर्कों से ही इन सवालों की काट भी दी जा रही है। तो आज प्राइम डिबेट में हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारा मुद्दा इन सवालों के इर्द गिर्द घूमता है कि हिजाब को लेकर कितनी हठधर्मिता और कितनी सियासत। स्कूलों में, शिक्षण संस्थाओं में एकता की सीख या अनेकता के बीज बोना चाहते हैं हम, और धार्मिक रीति रिवाजों को सार्वजनिक जीवन से अलग क्यों न रखा जाए। तो ये महत्वपूर्ण सवाल जिनके आसपास ये बहस घूमती है वो ये हैं कि हिजाब को लेकर कितनी हठधर्मिता हो रही है, कितनी वास्तव में जो सियासत के आरोप लग रहे हैं वो सियासत के आरोप सही हैं। दूसरी बात, स्कूलों में, जहां शिक्षण संस्थाओं में जहां से इस मुद्दे की शुरुआत होती है, वहां एकता की सीख के लिए कोशिश होनी चाहिए या अनेकता के बीज वहीं बो दिए जाने की कोशिश हो रही है, और धार्मिक रीति रिवाजों को सार्वजनिक जीवन में स्थान मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। हमारे साथ आर तिवारी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। असगर अली साहब हैं, आप मुस्लिम जगत की नुमाइंदगी इस बहस में कर रहे हैं, और अर्चना शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भाजपा से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। पहले असगर अली साहब आपके पास आ रहा हूँ। मुस्लिम जगत क्यों अपने आप को आहत महसूस कर रहा है इस हिजाब प्रकरण के बाद? जेपी सर, आहत जैसी तो कोई बात है नहीं जी, और ये जैसे कि आपके इल्म में है और हम सब जानते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसकी अनुच्छेद 25 के अंदर हमें राइट दिए गए हैं। हमें इन द सेंस हर समाज को ये राइट दिए गए हैं कि वो अपने धर्म आचरण का पालन करे, उसको प्रस्तावित करे और उसको मानने के लिए लोगों से कहे भी। तो ये आज़ादी तो हमें भारत देश का संविधान देता है। इसको अननेसेसरी इशू बनाया गया। कुछ गर्ल्स थी, वो ऑलरेडी जा रही थी, फिर क्यों ये ऑब्जेक्शन पैदा हो गया, और ऐसे ऑब्जेक्शन कालांतर में भी पैदा हुए। 1957 का भी फैसला कोर्ट का मौजूद है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1963 का भी मौजूद है। क्या है, क्या कहते हैं 1916? हाँ, नहीं, उन्होंने फैसले में यही कहा कि धार्मिक जो चिन्ह हैं, जैसे कि हमारे सिख भाई पगड़ी पहनते हैं, कृपाण रखते हैं, उनको उसकी पूरी तरह आज़ादी है। इसी तरह मुस्लिम वुमेन्स हैं जो हिजाब रखना चाहें, बियर्ड रखना चाहें,
वो जेंट्स, उनको भी उसकी आज़ादी होती है। इसी तरह कोई हिंदू धर्म का कोई प्रतीक चिन्ह है या अपन के धागा बांधना है हाथ में, जो गर्ल्स लेफ्ट में बांधती हैं, बॉयज़ सीधे हाथ में बांधते हैं, ये सबकी इजाज़त भारतीय संविधान हमें देता है। अच्छा। इसके अलावा एक पिटीशन दाखिल की गई थी 1916 के अंदर, वो हिजाब को लेकर एग्ज़ाम टाइम में दाखिल की गई थी कि एग्ज़ाम के समय में ये संभावना हो सकती है कि हो सकता है कि चीट हो जाए, हाँ। इसमें कुछ छुपा लिया जाए। तो उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन उसमें कुछ लड़कियों ने आपत्ति की और उसके औपचारिकता के तौर पर माननीय हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया उस वक्त कि लड़कियों को, गर्ल्स को हिजाब पहनने की इजाज़त है, वो जा सकती हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो 1 घंटे पहले जाएंगी ताकि उनकी जांच अच्छे से हो सके। लेकिन वहाँ पर भी उन धार्मिक चिन्हों को नहीं छेड़ा गया। ठीक। अर्चना शर्मा जी, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? अर्चना जी जी हाँ जी हाँ, आपने असगर अली साहब को सुना होगा अभी। हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। असगर अली साहब को आपने सुना होगा। असगर अली साहब ने भावनात्मक पहलू अपनी जगह, इन्होंने संविधान का हवाला दिया कि संविधान हमको ये आज़ादी देता है, हमको ये अधिकार देता है कि हम अपनी जो धार्मिक परंपराएं हैं उसके अनुरूप जी सकें, किसी और को उसमें दखल करने का हक क्या है। अर्चना जी, वो संक्षेप में आप बोलिएगा, फिर मैं असगर अली साहब के पास वापस जाऊँगा। जी हाँ सर, संविधान ने तो हमें हक दिया है कि हमें सारे राइट्स दिए हैं कि हम किस तरह से अपनी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब बात आती है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की, यहाँ पर एक वर्ड होता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब सब लोग समान रहें। आज आप बताइए कि अभी जब 26 जनवरी को परेड हुई तो जिस महिला ने उसको लीड किया, हम उसको IAF रफाल पायलट भी बोले हैं, काफी वो फेमस हुई है उनकी। हर बार हमारे यहाँ पे जो परेड हो रही है उसमें जो वुमेन ऑफिसर्स है लीड कर रही हैं। आप ये बताइए कि अगर जो महिला बुर्के में अपना एजुकेशन ले रही है, यानी वो उसने हिजाब को अपना वो बना लिया है पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, तो क्या वो उन लोगों की बराबरी करके आ सकती है वहां तक? क्या वो हर जगह लीड कर सकती है? क्या वो, अगर आज हमको पेशे से हो सकता है कहीं एज ए डॉक्टर, एज एन ऑफिसर, एज एन IAS ऑफिसर, तो आज की दुनिया में 21वीं शताब्दी में अगर हम बात कर रहे हैं कि हमको सबको साथ लेकर चलना है, सबके ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ना है, तो वो चीज वहां पर आकर ऐसा लगता है एक लिमिटेशन लेकर आ रही है, एक दायरा है जहां पर फुल स्टॉप हो रहा है उन महिलाओं के लिए। तो हमको उनको साथ लेकर चलना है, बस बात इतनी सी है। इसमें मुझे नहीं लगता है कि यूनिफॉर्म्स को लेकर कोई डाउट आना चाहिए माइंड में कि उनके रिलीजियस, उनको घर में अपना पहनना है, बाहर कहीं अपने पर्सनल फंक्शंस में जाना है, वहां पर आई डोंट थिंक सो कि किसी ने उनको बोला है कि नहीं ये चीज अलाउड नहीं है। इनफैक्ट आज भी जो कोर्ट का बयान आया है, उन्होंने बोला है कि सैफरन शॉल्स एंड दिस हिजाब, ये ना रिलीजियस सिंबल्स, दोनों ही उनको बोला है कि नहीं अलाउ कर रहे हैं अभी, जब तक के लिए, जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता है इस पर। तो हम लोग वन वे नहीं चल रहे हैं, हम लोग दोनों ही वे में चल रहे हैं। अगर वो उधर मना कर रहे हैं तो इधर भी मना कर रहे हैं। इनफैक्ट आज मुनव्वर राना की डॉटर ने भी एक काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि कुछ लोगों ने हिजाब के नाम पर आतंक फैला दिया है, जबकि हिजाब ईसाई के स्कार्फ और हिंदू के घूंघट जैसा है। तो यानी मेरा ये कहना है कि हम लोगों का जो एक वो होना चाहिए दृष्टिकोण, वो ये होना चाहिए कि हमको उन महिलाओं को भी अपने साथ, यानी एक ऐसा मौका आना चाहिए कि हो सकता है अगले साल वो लोग किसी एक परेड को लीड कर रहे हों आगे। तो यानी बिल्कुल सही बात है, बात यूनिफॉर्म की असल में। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस अच्छा, की बात है। असगर अली साहब, आपने जो सवाल उठाया, संविधान का सवाल आपने उठाया, धार्मिक आज़ादी, तो संविधान तो जो सबसे पहली बात हम सुनते हैं ना, वो सुनते हैं कि समानता का अधिकार देता है। जब आप अपनी धार्मिक आज़ादी को एंजॉय कर रहे होंगे, सार्वजनिक जीवन में अगर करना चाहेंगे, तो आपकी बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति समानता के अधिकार को कैसे एंजॉय कर रहा होगा? नहीं सर, हाँ, एक चीज़, आप इक्वलिटी के साथ साथ अधिकार, मौलिक अधिकार भी हैं। हाँ बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये कि अंत्यकरण का अधिकार आर्टिकल 25 में हमें देता है कि वो उसके दिल के अनुरूप वो काम कर सकता है। हाँ। अगर कोई कपड़े उतार के जी सकता है, ऐसा कोई नहीं कहता। नहीं, मैं कैसे सुन लूंगा? मैं संविधान की तर्कसंगत बात होगी जरूर सुनूंगा। मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, मैं भी संविधान की, बहुत लंबा सुना मैंने, आपको भी अर्चना जी ने भी उसके ऊपर काफी रोशनी डाली। सबसे यूनिफॉर्म की मैं बात कर दूं तो पहली चीज तो ये कि कॉलेजेस में कोई यूनिफॉर्म नहीं होती, ये सब कॉलेजेस के मसले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। समझना, कॉलेजेस में यूनिफॉर्म नहीं रखी जाती, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं रखी जा सकती, रखी जा सकती है, तो दूसरी बात करते हैं ना बच्चे। अब एक बात सुनिए ना, यूनिफॉर्म से अगर इतना ही परहेज है तो करते ही है, तो क्या इस्लामिक जगत की डिक्शनरी में यूनिफॉर्म नाम का शब्द नहीं है क्या? जो पुलिस में महिलाएं नौकरी करती हैं मुस्लिम जगत की, क्या वो यूनिफॉर्म नहीं पहनती है, या वो हिजाब लगा कर जाती हैं, हिजाब पहन कर जाती हैं? यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हिजाब
कहीं भी महिला को नहीं रोकता है, उसकी तरक्की की राह में ये रुकावट नहीं, तरक्की की बात ही नहीं हो रही भाई साहब, महिला की भी बात नहीं हो रही, मैं तो यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ। मुझे इस बात से सख्त ऐतराज है कि इस बहस को फैला दिया गया महिलाओं के अधिकार के ऊपर। इस बहस को इस बात पे फैला दिया क्या हिजाब पहनकर महिलाएं तरक्की नहीं कर सकती। सवाल ये है ही नहीं। सवाल इस बात का है कि शैक्षणिक संस्थाओं में जहां एक IAS का बेटा भी पढ़ता है, जहां एक गरीब आदमी का बेटा भी हो सकता है उसके साथ पढ़ता हो, वो एक पायदान पे खड़ा पाए एक दूसरे के साथ साथ। और पाया है इसलिए श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की कहानियां सुनते हैं हम कि वो दोनों एक दूसरे के दोस्त थे, इसलिए दोस्त जैसे रहे जीवन भर। तो ये फर्क मिट जाए, इसीलिए तो यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म क्यों ना हो स्कूल में, और वहां नहीं हो तो फिर कहीं भी नहीं हो, फिर क्या जरूरत है यूनिफॉर्म की? स्कूल में यूनिफॉर्म, और जहां कहीं भी आप बता रहे हैं यूनिफॉर्म का पालना की जाती है, 10-12 तक बच्चे करते हैं, झगड़ा ही खत्म हो जाता है करते हैं। लेकिन यहाँ सवाल, अगर आप पर्टिकुलर इस इशू पे बात कर रहे हैं, पहले तो आप ये तय करें साहब, अगर हम ये नहीं पहले स्कूलों में होनी चाहिए, कॉलेज में नहीं होनी चाहिए, तो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में होगी तो प्री यूनिवर्सिटी है, प्री यूनिवर्सिटी का मतलब स्कूल। अगर कॉलेज में होगी तो उसको पालना की जाएगी सर। ये तो यहाँ सिर्फ कैंपस की बात हो रही है, एंटर ही नहीं किया जा रहा है। जब गुंडे वहाँ खड़े हो जाते हैं, बाहरी मेरा ये कहना है सर, एंटर ही नहीं होनी चाहिए कॉलेज में, तो वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक महिला के सामने 40-50 गुंडे खड़े हो जाते हैं, गुंडे अब बोलोगे वो तो गुंडे ही कहलाएंगे। जब समर्थन में उनको आपत्ति होगी, उनको आपत्ति होगी। ये उनको सभ्य व्यक्ति तो कोई कह नहीं सकता, उन्हें तो सभ्य व्यक्ति कौन कहेगा? सभ्य लोग हैं। अरे मेरी बात सुनिए, सभ्य लोग हैं, सभ्य लोग कैसे हैं? कैसे हैं? उनका तर्क भी सामने आना चाहिए, भले उनका कोई प्रतिनिधि यहाँ नहीं हो, लेकिन उनका तर्क यह है कि 100 आदमी एक तरफ खड़े हैं, एक लड़की, एक छोटी बच्ची उनके सामने खड़ी हुई है, किसी ने उसको छूने की भी कोशिश नहीं की। कैसे गुंडे, कैसे अवस के दरिंदे, कैसे करने की कोशिश की? आपने वीडियो नहीं देखे, उसको घेरने की कोशिश की। अच्छा, तो बुज़दिली की बात है। सैकड़ों लड़कों को किसने रोक लिया? इतनी बुज़दिली की बात है, अरे कौन सी एजेंसी थी, कौन सी पुलिस थी, किसने रोक लिया उनको? इतनी बुज़दिली की बात है कि एक लड़की, एक नारी के सामने, एक नारी के सामने अपनी मर्दानगी दिखा रहे हैं, वहां पर नारे लगा रहे हैं, वहां अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। ये तो बुज़दिली की बात है। समय कम है, कौन बुज़दिल था, किसने अवसर का फायदा उठाने की कोशिश की, इसका फैसला करने नहीं बैठे। इसका फैसला होना चाहिए कि क्या बच्चों को यूनिफॉर्म में स्कूल में, कॉलेज में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, उसमें ऐतराज क्या है? उसमें ऐतराज क्या है? उसमें ऐतराज क्या है? जब आप इसको कहते हैं ना ये भेड़िए आ गए, ये गुंडे आ गए, तब इसमें राजनीति आती है। फिर एक तबका ये कहता है कि हाँ वाकई ऐसे थे, दूसरा कहता है कि नहीं ऐसे नहीं थे, आप गलत बोल रहे हैं। इस बात से मैं सहमत हूं कि कुछ लोगों के पीछे कुछ बड़े लोग हैं, हो सकता है इन बच्चियों के पीछे भी बड़े लोग हों, लेकिन इन बच्चों के पीछे भी बड़े लोग हैं। ये मैं महसूस करता हूं कि शुरुआत में 8-10 बच्चियां थी, तो इनको मौका नहीं मिले, इसके लिए क्या हो सकता है भाई साहब? इसके लिए ये तो नहीं हो सकता ना कि उनके टूल बन जाए। इसके लिए हम रहते हैं एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में, और मामला विचाराधीन है हाई कोर्ट। एग्जैक्टली, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करिए ना। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में भी हमको हमारे धर्म के आधार पे कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं। जैसे आप घर में बैठकर कैसे भी जिए, कोई सवाल नहीं उठा सकता। आप जो ही अपने मकान की जो सरहदें दे ली उसके बाहर सड़क पर कदम रखते हैं, आप सार्वजनिक जीवन में आ जाते हैं, आप बन जाते हैं उन नियमों से। आप धूम्रपान नहीं करने से लेकर, मद्यपान नहीं करने से लेकर, शांति भंग करने के तमाम जो नियम है उनसे लेकर, उन सारे नियमों के दायरे में आ जाते हैं। नियमों के दायरे में आ जाते हैं। सबके लिए एक जैसे है, सबके लिए एक जैसे है। तो उसमें विशेषाधिकार की मांग या अपेक्षा क्यों? मेरा तो सवाल ये है, और अगर आपके पास इसका जवाब है तो आप दे दीजिए तिवारी जी। हाई कोर्ट ने पहले भी फैसले किए। तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी तिवारी जी कुछ। JP शर्मा साहब, संक्षेप में बोलिएगा। देश में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के। मेरा सीधा आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की शासन है। उत्तर भारत में सबसे बड़े सूबे के अंदर 80 और 20 का चुनाव का ये बिगुल किसने बजाया था? देश का किसी राज्य का निर्वाचित मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठा है वो सरेआम ये कह दे कि हमको 20 और 80 का वोट चाहिए, हमको 20 का वोट चाहिए ही नहीं। वहां की फिजा बदल रही है, इसलिए अब की बार इन्होंने दक्षिणी भारत को चुना। देश का संविधान कहता है इस देश में महिला हो या पुरुष हो, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो, ईसाई, जैन, पारसी, कोई भी हो, उसको जीने का अपना अधिकार है।
कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन कहां घूमने जाएगा, इसके ऊपर हमको देश में संविधान ने हमको मौलिक अधिकार दिया है। आप इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते हो। पाबंदी लग रही है तो हमारी प्रियंका अरे गांधी आप जी ने मुद्दे से कहा भटक रहे है हैं। सुनिए एक किसी मिनट। महिला को आप ये बाध्य नहीं तिवारी कर जी, सकते हो हाँ, कि वो उन्होंने क्या बताया- पहन करके ठीक घर है, से बाहर ठीक है, निकलेगी। ठीक है। किसी से सिख कांग्रेस को बात का नहीं कर सीधा सकते कि सीधा आप और सवाल सिक्का भी है। जवाब देता हूं मैं, सिक्का भी सवाल है मेरे मन धर्म में, का मेरे मन में जो अपने जिज्ञासा है। एक मिनट तिवारी जी सुनिए, अगर तिवारी जी एक मिनट अरे आप दोनों सुनिए प्लीज। केवल तिवारी जी सुनिए ना, चुनाव में तिवारी जी, फायदा लेने हाँ विधानसभा चुनाव के मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। सुनिए तिवारी जी, तिवारी जी सुनिए मेरी बात। 91 में सबसे बड़ा कांड बाबरी कांड हुआ ना, आप लोगों ने कहा कि धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं, उसके बाद भाजपा क्या पूरे हिंदुस्तान में जीत गई। आप लोग जो कहते हैं कि देश के भोले भाले मतदाताओं को गुमराह करके ये लोग वोट हासिल करना चाहते हैं, मुझे बीजेपी से कुछ नहीं लेना, मुझे आपसे भी कुछ नहीं लेना, कौन रिप हो हमें क्या हानि, हमको कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है, मैं पत्रकार हूँ। लेकिन मेरा सवाल यह है भाई साहब तिवारी जी कि इस देश की भोली भाली जनता को आप लोग क्या, जब भोली भाली बोल रहे होते हैं तब वो शब्द मैं यहाँ इस डिबेट में उपयोग नहीं कर सकता, वो समझते हैं क्या जिसने सैकड़ों चुनाव करा दिए, सैकड़ों सरकारें बनवा दी राज्यों में और केंद्र में अब तक 70-80 साल में, उनको आप पागल समझते हैं क्या कि वो कर्नाटक में एक हिजाब का मुद्दा पैदा कर देंगे और यूपी में जीत जाएंगे? जेपी साहब तो फिर आज तो जो फिर कौन देश समझता है? में जो सांप्रदायिक ताकतों और अगर का वो सरकार अगर आप है, नहीं वो समझते पूरे हैं देश और वो में लोग ऐसी बुद्धिमान जबरदस्ती हैं, फैलाना तो फिर आपको चाहते चिंता हैं। किस बात की है? कहीं दूसरी ड्रेस बात, कोड के नाम मेरे- पर, कहीं खाने के नाम ठीक। पर, कहीं पहनने के नाम हो पर सकता है। ये देश में बंटवारा करने ये हो की जो सकता है। कुत्सित प्रयास है, ये जवाब बीजेपी के प्रवक्ताओं ने अगर आज आना मुनासिब समझा होता तो वो जवाब देते, क्यों नहीं मुनासिब समझा ये बीजेपी वाले जाने। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं सिखों की, जो बात कर रहे हैं असगर अली साहब, आप सिखों के केश धारण करने की बात को पहली बात तो पगड़ी धारण करना कह देते हैं। पगड़ी तो केवल उन केशों को छुपाने के लिए रखी जाती है, जो पगड़ी नहीं उसके ऊपर कपड़ा भी बांध लिया जाता है। सुन लीजिए पूरी बात। दूसरी बात उनका केश रखना या उनका दाढ़ी रखना वो सुविधा के हिसाब से नहीं है। सुनिए मेरी पूरी बात सुन लीजिए कि दिन में जब आपको विरोध करना होगा तो आप हिजाब पहनकर स्कूटी से जाएंगे, और शाम को जब आपको क्लब में जाना होगा या कहीं और जाना होगा तो आप पगड़ी हटा देंगे या आपका केश कटवा लेंगे। सर ये तो साबित करना नहीं, पड़ेगा। साबित आपको करना क्या इल्जाम पड़ेगा? लगा अरे रहे हैं आप ही बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं। बच्ची पे इल्जाम लगा रहे हैं। बच्ची पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, ये तो वही बात हो गई, बहस तो स्कूटी तो भटकाइए वही मत। लेकर आई, नहीं, तो नहीं, बच्ची पे इल्जाम, सरासर इल्जाम। असगर अली साहब मेरे साथ नहीं चलेगी ये बात, मेरे साथ नहीं चलेगी। मेरी बात सुनिए, मेरे जी, साथ नहीं चलेगी। क्लियर कीजिए बात आप को। इसको बात को डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे मेरे साथ। मेरी बात सुन लीजिए, भले ही वो क्लब में जाती है नहीं जाती है, मेरा उस बच्ची के बारे में तो बात ही नहीं है ना, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने खुद कहा कि और जगहों पर जरूरी नहीं है, आपने खुद कहा वो चाहे तो पहने चाहे तो ना पहने, जब वो पुलिस में जा रही हो तो पहने ना पहने, जब वो डिफेंस सर्विसेज में जा रही हो तो पहने ना पहने, वो तरक्की के लिए जरूरी समझती है हटाना तो हटा दे, लेकिन वहां उसको अधिकार मिलना चाहिए। देखिए एक चीज, वहां उसको अधिकार मिलना चाहिए क्योंकि मुद्दा तो वहां पैदा होता है ना। मेरे शब्द रिकॉर्ड पर मौजूद है। अशोक जी आप बहुत देरी से जुड़े हैं, हम पता नहीं देख आप लेंगे। लोगों ने आज क्यों परहेज किया इस डिबेट से जुड़ने से, लेकिन अशोक जी मुझे अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो संक्षेप में बोलिए। अशोक जी भाजपा नेता जुड़ गए हमारे साथ। अशोक जी देखो कि जिस प्रकार से मैं कह रहा हूँ कि कोई स्कूल हो कॉलेज हो, कोई का उसका रूल्स होता है, एक आपका उसका मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन आप ये देखें कि जिस प्रकार से आज उसको माहौल बनाया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए, और उसको एक यूनिफॉर्म के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन आप देख लीजिए कांग्रेस ने किस प्रकार से अशोक जी एक मिनट, तिवारी जी सुनिए, तिवारी जी का ये कहना था और तमाम कांग्रेस का ये कहना है और बार बार कहना है, एक ही लाइन है कि कर्नाटक में आप इस इश्यू को नॉन इश्यू को इश्यू बनाकर उत्तर प्रदेश में इसका माइलेज लेना चाहते हैं। इसके जवाब में अगर कुछ बोलना है तो संक्षेप में बोलिएगा। देखो कि कांग्रेस तो हर चीज के अंदर मानती है कि खुद तो करते हैं तुष्टिकरण। किया किसने? जातिवाद, धर्मवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचारवाद, ये करने वाली तो कांग्रेस है। और लेकिन हर चीज के अंदर तुष्टिकरण के नाते राजनीति देख रही है, इसमें भी देख रही है। आपको मैं दूंगा और आप देखिए किस प्रकार से आप सोनिया गांधी, आपके प्रियंका गांधी जी ने क्या ट्वीट किया, मैं तो उसकी भाषा भी नहीं बोल सकता यहाँ के ऊपर बैठ करके, और वैसा उन्होंने ट्वीट किया है। प्रियंका और गांधी उसको महिला संबोधित किया है, है। उन्होंने कहा बीकनी पहने, कुछ भी पहने, महिलाओं मैं को तो शब्द जीने नहीं बोल की सकता, आप आजादी बोल है, सकते हो कि आप आपके उसके लिए ऊपर पाबंदी मैं नहीं कह रहा हूं लगा तिवारी सकते जी, हो। आप बोल सकते आप हैं ऐसे भारतीय शब्दों जनता को। पार्टी लेकिन वाले मैं तो कह रहा हूं खाने कि पीने पर भी पाबंदी लगाना ये चाहते हैं। संस्कृति भारत की नहीं है, भारत की यह संस्कृति नहीं। कर्नाटक मैं की कह रहा हूं कि इस सरकार प्रकार ने की है। ये फैसला आपको अभी क्यों चाहिए। किया? पहले आपके आपको ड्रेस चाहिए। कोड लागू नहीं थी आपको क्या कह रहा हूं अशोक कि वोट सिंह की राजनीति जी? जब चाहिए। 5 राज्यों वोट में की राजनीति चुनाव ऐसी है नहीं तो मिलेगी। आपकी सरकार वोट की ड्रेस राजनीति कोड ऐसी ला नहीं रही मिलेगी। है काम करने ताकि से मिलेगी। 20 और 80 का जो मैं कह रहा हूं योगी काम जी करने जो से नारा मिलेगी। देते हैं ऐसी उस राजनीति नारे को करने से आप नहीं उठान ले लो, मिलेगी। आपके उसमें आप चौधरी जी अगली देख बढ़ कर लीजिए दो। लोकसभा के अंदर किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं, सबको पता है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जैसे लोग कर रहे हैं, तो मतलब एक चीज पर लाइन पर चल रहे हैं। पूरा देश जान रहा है आपका आप कोर्ट के लोग अंदर मामला लीजिए, चल रहा है, प्रयास कर कोर्ट रहे का हो। आप सम्मान नहीं कर रहे हो। और तिवारी जी आप और आराम से झूठ बोला करते करिए जा ना, रहे हो। माइक कितनी सी दूर है आपके मुंह से जनाब, आपको वहां तक आवाज नहीं पहुंचानी अशोक जी तक।
सुनिए अर्चना शर्मा जी, आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? जी जी आ रही है अर्चना सर। जी, असगर अली साहब कुछ हाँ कहना जी। चाह रहे हैं, वो अपनी बात बोल लेंगे, उसके बाद आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिएगा, बहुत समय कम बचा है। जी। एक मिनट मैं सवाल रखूंगा सामने। मेरा सवाल ये है कि क्या मुस्लिम जगत, अगर ये आरोप लगाता भी है कि इसका सियासी फायदा उठाया जाता है इन बातों का, तो क्या मुस्लिम जगत खुद टूल नहीं बन जाता है ऐसी घटनाओं में? क्या मुस्लिम जगत इस अवसर को खो नहीं देता है कि आज जब उस बच्ची के पक्ष में ट्वीट हो रहे थे तो उसमें अगर 10 मुसलमानों के ट्वीट थे तो मैं कहता हूं दावे के साथ कि 10 से ज्यादा उदारवादी हिंदुओं के ट्वीट थे। क्या मुसलमान ऐसे मौके को जब नजदीक आया जा सकता है उसको खोकर उल्टा दूरियां पाटने जैसी गलतियां नहीं कर देता है क्या मुस्लिम समाज? आप जवाब दीजिएगा। पहले असगर अली साहब कुछ बोल रहे हैं, संक्षेप सर में मैं ये कहना चाहता जी। हूँ कि आज संस्कृति बचाओ आंदोलन पूरी दुनिया चलाती है, अपनी अपनी संस्कृति बचाने के लिए भारत भी एक सतयुग के अंदर प्रवेश करना चाहता है। ठीक है समझ गए आपकी बात में। लेकिन इसके बारे में मेरा कहना यह है कि संस्कृति आप बचाओ, सारी बातें बहुत बढ़िया है, मेरी बात पूरी होने रूप से कुछ नहीं बचा सकते, अपने घर में बचाओ। नहीं, मेरी बात पूरी मुसलमान हो। लेकिन अर्चना जी को सुन लो एक बार, फिर आता हूँ आपके पास। बोलिए अर्चना जी। जी सर, जहां तक मुझे लगता है ये समुदाय भी ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है जो वाकई एजुकेशन के साथ आगे बढ़ चुके हैं, जैसे अगर हम बात करें जावेद अख्तर जी ने भी ये स्पेशल ट्वीट करके बोला है कि वो कभी भी हिजाब और बुर्के को उन्होंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया है। और अगर वो भी सामने आ रहे हैं, और भी कितने लोगों कम्युनिटी ने इस मामले में ये चीज बोली है। और आज हम लोग खुद बॉलीवुड में देखें, आज जितने भी यानी मुस्लिम एक्टर्स हैं उनमें से कितनी फैमिलीज हैं, कितने लोग हिजाब में जी रहे हैं। तो एक वो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। वही बात है, अगर हम सिक्स की बात करें तो वो लोगों ने, अगर है उनका जो पगड़ी का वो, तो वो उन्होंने 24/7 मेंटेन किया है। लेकिन यहाँ पर जो है वो फ्रैक्शन दिख रहा है। तो यानी ऐसा क्यों है कि अलग अलग यार्डस्टिक है, यानी आप कुछ बोल रहे हैं, दूसरा कुछ बोल रहा है, तीसरा कुछ बोल रहा है। एक सिंपल सी साधारण सी बात है, स्कूल है, कॉलेज है, एजुकेशन गेन करने आ रहे हैं लोग, आए अपने हिसाब से एक कल्चरल यूनिफॉर्मिटी रखें जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स हैं वो भी मेंटेन रखें, राइट टू यूनिटी जिसको बोलते हैं। सब लोग आपस में सौहार्द के साथ रहें, आगे बढ़े। मुझे लगता है ये एक बहुत ही पॉजिटिव प्रयास है। और जो ये जो बोल रहे हैं अभी शर्मा जी बोल रहे थे जिस तरह से कि हाँ, यानी अगर सब लोग साथ में आ जाए, इसको आप क्यों पॉलिटिसाइज, क्यों पॉलिटिकल टूल बन रहे हैं? आप लोग भी इसमें सहयोग दीजिए। मुझे लगता है सब साथ में आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली असगर अली सबका साहब, इस साथ बात का सबका अगर जवाब है विकास। तो संक्षेप में दीजिएगा, तार्किक जवाब दीजिएगा कि कहते हैं ना ताली दो हाथों से बजती है, आप दूसरा हाथ बनते ही क्यों हैं कि ताली बजे? सर पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि इस्लाम के अंदर जावेद या असगर अली का कोई भी महत्व नहीं है। इस्लाम में महत्व है उसकी किताब का और उसके आइडियल पुरुष का। इस्लाम अलग से कहाँ हो गया? नहीं, वो मैं अर्चना मैम को तो मैं मैसेज पहुंचा दूं, वो तो फिल्म इंडस्ट्री को आइडियल समझ रही है। वो फिल्म इंडस्ट्री को इस्लाम का आइडियल समझ रही है। उसका आइडियल नहीं मैम, आप तो उसको उदाहरण के तौर पर पेश कर रही है ना मैम। मेरी बात सुनिए, हम विश्व नरेश पद पर तभी बैठेंगे जब हम हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे हमारे साथ लगेंगे। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, हो सकता है आपको सही लगे ना लगे। दिक्कत यहां से शुरू होती है कि जावेद अख्तर जब कट्टरपंथियों को सुहाने वाली कोई बात करते हैं ना, इस देश में डर लगता है, इस देश में सुरक्षा महसूस नहीं होती, तब आप उसके पीछे खड़े होते हैं। जब वो ऐसी कोई बात कहते हैं जो आपको सुहाती नहीं है, तो आप उनके खिलाफ, वो मुस्लिम जगत के, वो केवल फिल्म इंडस्ट्री के आदमी हो जाते हैं। तो दिक्कत ये कहना चाह रहा हूँ समझ कि ये और शिक्षा, जिस बिल्ली की दुम कटी हो ना, वो एक ये दूसरे चाहती है कि तमाम बिल्लियों की दुम कट जाए। सुन लीजिए। और शिक्षा स्कूलों में मिलती है भाई साहब, कम से कम स्कूलों के मामले में तो आप लोगों को दिल बड़ा रखना चाहिए। और धार्मिक मान्यताएं कभी भी देश से पहले नहीं हो सकती, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे पारसी हो। और अगर धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक परंपराएं देश से पहले आने लगी तो वो देश, उसकी उम्र, उसका जीवन बहुत लंबा नहीं होगा, ये तय मान करके चलिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।